हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, छोड़ छोड़ के मत देखिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा बचा था। तो आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और जिसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। तो एंजाइम की एक्टिविटी को ऐसा कोई भी फैक्टर जो अल्टर कर सकता हो, किसको? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकता है तो वो फिर क्या अल्टर कर देगा? एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर कर देगा। एक क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच। तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और चौथा फैक्टर है बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू। एंजाइम इनहिबिटर क्या है? ये स्पेसिफिक केमिकल है जो बाइंड कर लेता है किससे? एंजाइम से। ठीक है, तो जो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन प्रभावित करेगा, तो कहोगे ऐसा कोई भी फैक्टर जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा वो करेगा। कौन कौन से फैक्टर आएंगे? तो फैक्टर 4 होंगे। एक है टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, एक है पीएच में क्या चेंज आएगा, एक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, और एक है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, और उस स्पेसिफिक केमिकल का नाम इनहिबिटर है। तो एक एक फैक्टर का हम लोग इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ पीएच। इसमें पहला जो हमको सवाल याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइम हमेशा एक्ट करते हैं नैरो रेंज, बहुत कम रेंज होती है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर या नैरो रेंज ऑफ पीएच। एक क्वेश्चन। एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? तो हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, या कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। जिस पीएच पर, जिस टेम्परेचर पर या जिस पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी उसी टेम्परेचर को कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर और उसी पीएच को कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, एक क्वेश्चन।
ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी हो। ऑप्टिमम पीएच क्या है? वो पीएच जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी हो। ठीक है। अब सवाल ये है कि जब टेम्परेचर या पीएच चेंज किया जाए, टेम्परेचर या पीएच चेंज किया जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगी एंजाइम एक्टिविटी। और कैसे चेंज होगी वो आपको समझ में आएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज्यादा करेंगे या ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम कम करेंगे, दोनों केस में एंजाइम एक्टिविटी कम होती है। तो याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है या ऑप्टिमम पीएच है, इन दोनों कंडीशन में, चाहे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो चाहे ऑप्टिमम पीएच हो, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच से हाई कर देंगे या ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर से क्या कर देंगे, लो कर देंगे, हाई करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी स्लो होगी, और अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी स्लो होगी। तो हाई पे भी क्या होगी, एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन, और अगर लो करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन। ठीक है, इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं इधर की तरफ एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है, और इधर की तरफ टेम्परेचर, या इसको हम पीएच मान लें, तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी है। तो देखो, ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए क्या है, ये कि ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी का है। अगर हम इस पॉइंट से इधर की तरफ बढ़े, मतलब टेम्परेचर हम कम करें या टेम्परेचर ज़्यादा करें, क्योंकि ये क्या है, ये ऑप्टिमम है, तो अगर हम ऑप्टिमम से कम करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और अगर ऑप्टिमम से ज़्यादा करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। पीएच की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑप्टिमम पीएच है, अगर उससे हम कम करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, उससे ज़्यादा करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। कहने का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, चाहे हम कम करें और चाहे हम ज़्यादा करें। अब सवाल ये है कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करती है, क्यों? तो बिकॉज अगर हम बताएं तो उसका आंसर है एंजाइम डैमेज हो जाते हैं। और कैसे डैमेज हो जाते हैं? डीनेचर हो जाती है एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम की प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, इस नाते हाई टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है। अब लो टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? तो एंजाइम
जैसे ही हम लो करेंगे टेम्पररली इनएक्टिव हो जाएगा। तो काम की बात ये है, क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम की एक्टिविटी घटती है। हाई टेम्परेचर पर क्यों घट जाती है? क्योंकि एंजाइम के प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? एंजाइम टेम्परेली क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। तो अगर ऑप्टिमम से हम ज़्यादा करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी, ऑप्टिमम से कम करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होती है उसको हम कहते क्या हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच है, और ये क्या है? मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। ग्राफ से समझ में आएगा। देखो स्थिति ये है कि मान लेते हैं इधर की तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और इधर की तरफ एंजाइम एक्टिविटी है। तो होता क्या है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा जिसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बदलेगी। ये क्या है? ये है वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएगी और ये कोई ना कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। एक और क्वेश्चन है, तो क्या काम की बात निकल के आई है? क्या काम की बात ये है कि यदि बढ़ाएंगे क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा क्या एंजाइम एक्टिविटी। लेकिन कहां तक बढ़ेगा? अप टू मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट अगर हम बढ़ाएंगे क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ेगा, नॉट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। काम की बात समझो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ये पहली बात है, लेकिन मैक्सिमम तक जाएगी। एक बार मैक्सिमम एक्टिविटी हो गई उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, उसके बाद भी अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी ये भी पूछा जाता है, बिकॉज। क्यों? तो होता क्या है कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाती है उस समय सारे एंजाइम सेचुरेट हो जाते हैं, ऑल एंजाइम सेचुरेट। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज क्या कहोगे? ऑल एंजाइम सेचुरेट, या कह सकते हो नो फ्री
एंजाइम मॉलिक्यूल, या कह सकते हो कि एंजाइम मॉलिक्यूल की संख्या कम है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है। कह सकते हो फ्यू एंजाइम। एक ही सवाल के तीन जवाब हैं, फिर से सुनते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी तक जाएगा। उसके बाद अगर बढ़ाओगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सभी एंजाइम सेचुरेट हो चुके हैं, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है, या एंजाइम मॉलिक्यूल की संख्या कम है किसकी तुलना में? सबस्ट्रेट। एक क्वेश्चन। दूसरा, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, ये मान लेते कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी V मैक्स बाई क्या हो? 2 हो। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम की आधी होती है, इसको कहते हैं के एम वैल्यू। क्या कहते हैं? के एम वैल्यू। तो एक क्वेश्चन ये भी है, के एम वैल्यू क्या है? तो के एम वैल्यू है V मैक्स बाई 2 के लिए। एक बात, ये है क्या? ये है माइकल्स कांस्टेंट। ये है क्या? ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितने पर एंजाइम एक्टिविटी कहाँ हो? एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। एंजाइम एक्टिविटी अपने मैक्सिमम की हाफ हो, उसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं क्या? के एम वैल्यू। और ये माइकल्स कांस्टेंट है और वी मैक्स बाई 2 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल टू एंजाइम। ध्यान से सुने, अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल, अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल एंजाइम से बाइंड कर जाए और उससे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाए, एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाए या शट ऑफ हो जाए, अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल के एंजाइम से बाइंड होने के नाते एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाए, तो इस स्पेसिफिक केमिकल को कहते हैं इनहिबिटर, और उस फेनामेना को कहते हैं इनहिबिशन। क्या कहते हैं? इनहिबिशन। तो मान लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक केमिकल एंजाइम से बाइंड कर गया और उस स्पेसिफिक केमिकल के बाइंडिंग के नाते एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो गई, तो उस केमिकल का नाम इनहिबिटर होगा और फिनोमेना को क्या कहोगे? इनहिबिशन कहोगे। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई एंजाइम है, ठीक है, और ये उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट है, और मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर केमिकल है, ये कोई पर्टिकुलर केमिकल है। तो यदि केमिकल इस पर्टिकुलर एंजाइम से बाइंड करके इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दे? बंद कर दे, तो इसी केमिकल का नाम क्या हो जाएगा? इनहिबिटर हो जाएगा। और फिनोमेना को हम कहेंगे क्या? इनहिबिटर। एक क्या कहेंगे? इनहिबिशन।
तो इस केमिकल को हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई केमिकल किसी पर्टिकुलर एंजाइम से बाइंड करे और बाइंड करके उसकी एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर दे, तो उस केमिकल को कहोगे इनहिबिटर और फिनोमेना को कहोगे इनहिबिशन। ये जो इनहिबिटर होते हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पढ़ना है। एनसीईआरटी में नॉन कॉम्पिटिटिव दिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी दो चार बातें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, एक चीज रटने वाली यही हम लोग रट लेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं रिवर्सिबल, इनका इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव का इफेक्ट इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो हमको ये समझना है कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में अंतर क्या है। देखो क्या है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इधर देखिए। मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है, और ये मान लेते हैं उस एंजाइम की एक्टिव साइट है। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर केमिकल है और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। अब देखिए होना क्या है, तो होना ये है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम है, होना यह है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और तब रिएक्शन अच्छे से चलेगी। लेकिन हुआ यह है कि एक केमिकल आ गया है, उस केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसा है? सबस्ट्रेट जैसा। तो ये केमिकल इस सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा कि इस एक्टिव साइट से हम जुड़ेंगे, तो सबस्ट्रेट की जगह कौन जाके जुड़ जाता है? ये केमिकल जुड़ जाता है। ऐसा कोई भी केमिकल जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से जैसा हो और वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करे कि कहाँ जुड़ेंगे? एक्टिव साइट से जुड़ेंगे, तो उसी केमिकल का नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की पहचान, तो पहली पहचान ये है कि स्ट्रक्चर सेम है एज सबस्ट्रेट, पहला क्वेश्चन। दूसरी पहचान ये है कि ये कॉम्पिटिट करेगा किससे? विद सबस्ट्रेट। और काहे के लिए कंपटीट करेगा? कि हम बाइंड करेंगे कहां? एक्टिव साइट। फॉर बाइंडिंग टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। फिर से सुन लेते हैं। हुआ ये है कि ये है एंजाइम, ये है कोई केमिकल और ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होना था, लेकिन तब तक एक केमिकल आकर के यहाँ बाइंड हो गया। ये केमिकल यहाँ क्यों बाइंड हो गया? क्यों?
क्योंकि केमिकल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है जैसा कि सबस्ट्रेट है। तो केमिकल और सबस्ट्रेट के बीच लड़ाई हुई कि हम एक्टिव साइट से जुड़ेंगे। केमिकल एक्टिव साइट से जुड़ गया, सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाया, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं, घट जाएगी। तो तीसरा काम क्या होगा? जो इनहिबिटर है वो बाइंड कर जाएगा, किससे? एक्टिव साइट से। लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो नहीं बाइंड करेगा टू एंजाइम। ठीक है। और ऐसे ही इनहिबिशन को क्या कहोगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और इस केमिकल को क्या कहोगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर यहां जो दिया है वो है मैलोनेट। क्या दिया है? मैलोनेट। मैलोनेट है क्या? एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और किसका है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ एंजाइम। और एंजाइम कौन सा है? एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम है सक्सीनेट। डिहाइड्रोजिनेज। एक क्वेश्चन, क्यों? तो जो ये माइलोनेट है इसकी रिजम्बलेंस है किससे? विद सबस्ट्रेट। और यहां सबस्ट्रेट कौन है? तो सबस्ट्रेट है सक्सीनेट। बहुत सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा। माइलोनेट क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका? एंजाइम का। कौन से? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों? क्योंकि माइलोनेट का रिजम्बलेंस है किस सबस्ट्रेट से? और सबस्ट्रेट का नाम क्या है? सक्सीनेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज टू कंट्रोल क्या? बैक्टीरियल पैथोजन। ये मैलोनेट का इस्तेमाल करते हैं कि किसको कंट्रोल करना है? बैक्टीरियल पैथोजन को। ये एनसीईआरटी में सब दिया है। तो जितना यहाँ लिखा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या खास बात है? एक चीज यहाँ छूटी जा रही है, जरा बेटा वो भी देख लो। यहाँ खास बात यह है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं इनका इफेक्ट रिवर्सिबल होता है। क्यों? जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ स्टार बना करके अलग से लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिमूव बाय किसके द्वारा? इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा करके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट रिमूव किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की खास बात देखो क्या है। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, और मान लेते हैं कि ये
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो दिख रहा है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसकी खास बात ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है। ये क्या है बेटा? एंजाइम। ये क्या है बेटा? सबस्ट्रेट है। तो पहला सवाल तो यही है कि स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉट सेम एज क्या? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के जैसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी नाते चूंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो बताओ ये एक्टिव साइट पे जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। एक्टिव साइट पे तो यही जुड़ सकता है। इसी नाते इन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं होती है। इसी नाते नॉट कंपटीशन। दूसरा क्वेश्चन, लेकिन लेकिन होता क्या है कि जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एंजाइम से जुड़ जाता है और एंजाइम से जुड़ करके इसकी एक्टिव साइट ही चेंज कर देता है। तो ये क्या करेगा? ये बाइंड करेगा एंजाइम से और क्या ले आएगा? कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा तो अंततः क्या चेंज हो जाएगा? चेंज इन एक्टिव साइट। और अगर एक्टिव साइट बदल गई तो क्या ये सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? नहीं बाइंड कर पाएगा। तो जब कभी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव की तुलना करेंगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव वो होता है जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के जैसा नहीं होता है, इसी नाते वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन नहीं करता है, लेकिन वो एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेज लाता है और जिसका रिजल्ट होता है एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई ना कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो क्यों ना हम लोग इसको अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये हेडिंग कंप्लीट हो गई है और इसको अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड होती है किसके द्वारा? चेंज इन द कंडीशन, जिससे क्या अल्टर हो जाए? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला सवाल। इसमें आते क्या हैं? टेम्परेचर का चेंज, पीएच का चेंज, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का चेंज या बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। इसमें पहली हेडिंग है टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट। एंजाइम जनरली काम करते हैं किसमें? तो कहेंगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच। प्रत्येक एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है किसी एक टेम्परेचर या किसी एक पीएच पर। उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर और उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिविटी घट जाती है दोनों तरफ, चाहे नीचे करो चाहे ऊपर करो, बिलो एंड एबव ऑप्टिमम वैल्यू। ये बात याद रखिएगा कि अगर लो टेम्परेचर हुआ है, अगर लो टेम्परेचर हुआ है तो एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? तो देखो लो टेम्परेचर क्या करता है? प्रिजर्व द एंजाइम इज टेम्परली इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, जबकि हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रॉय करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को। क्यों? प्रोटीन जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डीनेचर। किसके द्वारा? हीट के द्वारा। जरा ग्राफ देख लो इसका, देखो ये है, ये वो पीएच है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम। इसका मतलब यही ऑप्टिमम पीएच है। पीएच अगर कम करोगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी और पीएच अगर बढ़ाओगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। इधर देखो,
ये वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम करोगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करोगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी। ठीक है, अब सबस्ट्रेट देख लेते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में लिखा है कि अगर हम इंक्रीज करें क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या करेगी, बढ़ेगी फर्स्ट शुरुआत में, लेकिन रिएक्शन अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम एक्टिविटी, और उसको कहते क्या है, वी मैक्स। उसके बाद नहीं बढ़ेगी, नॉट एक्सीड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों, बिकाज, बिकाज देखो क्या है, बिकाज लिखा है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी। किसके मॉलिक्यूल से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। क्यों, आफ्टर द सैचुरेशन कोई भी नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है जो बाइंड हो सके, किससे, किसी एडिशनल सबस्ट्रेट से। जरा ग्राफ में इसको देख लेते हैं। ग्राफ में देखो ऐसे लिखा हुआ है, इधर की तरफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ये देखो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद अगर एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी क्या हो, वी मैक्स बाई 2 हो, उसको कहते क्या है, केएम वैल्यू। फिर देखो क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ किसके, स्पेसिफिक केमिकल, कोई ना कोई स्पेसिफिक केमिकल जो बाइंड करेगा किससे, एंजाइम से। जब कभी व्हेन क्या हो, बाइंडिंग हो किसी पर्टिकुलर केमिकल की, केमिकल, तो क्या हो जाए, बंद हो जाए क्या, एंजाइम की एक्टिविटी, बंद हो जाए एंजाइम की एक्टिविटी, तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इनहिबिशन, और उस केमिकल को कहेंगे क्या, इनहिबिटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा टिक कर लो। जब लिखा है व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर कैसा हो, सबस्ट्रेट के जैसा हो, स्पेशली किसमें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और इनहिबिट करता हो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो इस इनहिबिटर को क्या कहोगे, तो कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्योंकि इसकी क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है किससे, सबस्ट्रेट से, तो इनहिबिटर हमेशा क्या करेगा, कंपीट्स करेगा किससे, सबस्ट्रेट से। काहे के लिए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए, और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कौन सी है, एक्टिव साइट है। कंसीक्वेंटली सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और उसका रिजल्ट होगा एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन करना है किसका, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का, और कौन करता है, मैलोनेट करता है। क्यों, मैलोनेट क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट कौन सा है, सक्सिनेट। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियल पैथोजेन को। एनसीईआरटी में हेडिंग दी है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इन जनरल इस हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी दिया है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला सवाल ये है कि एंजाइम को डिवाइड किया गया है, एंजाइम को डिवाइड किया गया है कितने क्लासेज में, 6 क्लासेज में,
और प्रत्येक क्लास में कितने सब क्लास हैं, 4 to 13 सब क्लास हैं, और इनका जो नाम देते हैं उसमें 4 डिजिट नंबर देते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो ये है। पहला एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोजिनेज। देखो, जो ऐसा कोई भी एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे, देखो जो रिड्यूस था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज था वो क्या हो गया, रिड्यूस। तो जो एक को ऑक्सीडाइज करे दूसरे को रिड्यूस करे उसी को कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसी को डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम व्हिच कैटालाइजेज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। अगला देखो क्या है, ट्रांसफरेज का मतलब देखो क्या है। ये मान लेते कोई ग्रुप है जो अभी एस से जुड़ा था, इसको ट्रांसफर कर दिया किस पे, एस डैश पर, तो देखो एस खाली हो गया, ये एस डैश पे लग गया। ऐसा एंजाइम जो कैटालाइज करे ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, किसको छोड़ के, अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन सबस्ट्रेट, तो उसका नाम क्या होगा, ट्रांसफेरेज। अगला है हाइड्रोलेज, ऐसा एंजाइम जो कैटालाइज करे किसको, हाइड्रोलिसिस, किसके, ईस्टर, ईथर या पेप्टाइड या कोई भी बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड, कार्बन कार्बन या फास्फोरस नाइट्रोजन, अगर कोई बांड तोड़ दे उसका नाम हाइड्रोलेज। फिर एक होता है लाइएज, ऐसा एंजाइम जो कैटालाइज करे क्या, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलिसिस, जिससे अंततः क्या बन जाए, डबल बांड बन जाए। जैसे एक्स इधर लगा है, वाई इधर लगा है, एक्स वाई एक साथ आ गए, देखो यहाँ डबल बांड बन गया, तो नाम क्या है, लाइएज। अगला देखो, अगला है आइसोमेरेज, ऐसा कोई भी एंजाइम जो कैटालाइज करे इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर। अब आइसोमर कौन सा, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर हो, चाहे वो जियोमेट्रिकल आइसोमर हो, और चाहे वो पोजिशनल आइसोमर हो। लाइगेज वो होता है जो बांड बनाता है, ऐसा कोई भी एंजाइम जो लिंक करे दो कंपाउंड को, चाहे कार्बन ऑक्सीजन जोड़ दे चाहे कार्बन सल्फर जोड़ दे, बांड जो बनाए उसका नाम क्या होगा, लाइगेज। इस चैप्टर की सबसे आखिरी हेडिंग है कौन सी, को फैक्टर, और इससे एग्जाम में कुछ न कुछ सवाल आने की उम्मीद है। तो पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखो कितनी बातें दी हैं। जो बात हम लोगों को पहले से पता है वो ये पता है कि कोई भी जो एंजाइम होता है वो बना होता है किसका, प्रोटीन। राइबोजाइम को छोड़ दीजिए, एक सामान्य बात है, प्रोटीन का बना होता है। तो ऐसा कोई भी एंजाइम, ऐसा कोई भी एंजाइम जिसमें केवल और केवल प्रोटीन पार्ट ही पाया जाता हो, तो ऐसे एंजाइम को कहते हैं सिंपल एंजाइम। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी एंजाइम में
प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ऐसे किसी भी एंजाइम को ऐसे किसी भी एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक वैरायटी है जिसको हम लोग होलो एंजाइम भी कहते हैं। ऐसा कोई भी स्थिति जिसमें एंजाइम में प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हो, वैसे केस में जो प्रोटीन पार्ट होता है, इस प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम। जबकि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिल करके बन जाता है होलो एंजाइम। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, क्या एपो एंजाइम क्या है तो कहोगे प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर क्या है तो कहोगे नॉन प्रोटीन पार्ट है, और मिल करके क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है। दूसरा सवाल, कोफैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, कोफैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, एंजाइम की एक्टिविटी में। कैसे पता चला, तो देखो कैसे पता चला। अगर हम कोफैक्टर रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये काम की बात बताई है। एंजाइम की एक्टिविटी में कोफैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोफैक्टर रिमूव करते हैं एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो जाती है। अब सवाल है कि कोफैक्टर कौन होंगे, या ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं ये क्या होंगे। तो कोफैक्टर कई होते हैं। जैसे कोफैक्टर के नाम पर हमको प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा, कोफैक्टर के नाम पर हमको कोएंजाइम मिलेगा, और कोफैक्टर के नाम पर हमको मेटल आयन मिलेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या मेटल आयन, ये सब के सब क्या हैं, कोफैक्टर हैं। हमको एक एक करके पढ़ना है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो पहला सवाल ये है कि ये होते क्या हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बाइंड करते हैं एपो एंजाइम से। कैसे, टाइटली बाउंड। तो दूसरा सवाल है बाइंड टू एपो एंजाइम कैसे, टाइटली बाउंड होते हैं। दूसरा सवाल। तीसरा, ये पार्ट हो जाते हैं किसके, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। चौथी अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो एक एंजाइम है जिसका नाम पर ऑक्सीडेज है।
और एक और एंजाइम है जिसका नाम कैटालेज है। ये दोनों करते क्या हैं? तो ये दोनों H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड को तोड़ करके वाटर एंड ऑक्सीजन बना देते, ठीक है। लेकिन इन दोनों एंजाइम के लिए जो हीम है वो क्या है? एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इतने ही क्वेश्चन याद रखना है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये एंजाइम के एपो एंजाइम से बाइंड करते हैं। कैसे? टाइटली बाउंड होते हैं। ये एक्टिव साइट का पार्ट हो जाते हैं। एक एंजाइम है पराक्सीडेज या कैटालेज, जो हाइड्रोजन पराक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम के लिए जो हीम है वो किसका काम करता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। प्रोस्थेटिक ग्रुप बाकी कोफैक्टर से इसी मामले में अलग है कि बाकी कोफैक्टर एपो एंजाइम से टेम्परेरी बाइंड होते हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंड होता है। आगे देखते हैं। फिर आता है को एंजाइम। पहला सवाल ये है कि को एंजाइम क्या है? तो को एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा सवाल ये है, ये भी बाइंड करते हैं, बाइंड टू एपो एंजाइम, लेकिन कैसे? ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं। और कब बाउंड होते हैं? कब बाउंड होते हैं? ड्यूरिंग एक्शन ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम काम कर रहा होगा तब ये कोएंजाइम जुड़ जाएंगे और उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे, तो ट्रांजिएंटली बाउंड होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो NAD, NADP, FAD, FMN, ये सब के सब क्या है? को एंजाइम है। एक क्वेश्चन। और को एंजाइम का इसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? तो कहेंगे विटामिन। अब कौन सा विटामिन? तो देखो, इन दोनों के लिए NAD और NADP के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो विटामिन नियासिन है, जबकि इन दोनों के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो विटामिन राइबोफ्लेविन है, ठीक है। तो कोएंजाइम में इतने क्वेश्चन है कि एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? विटामिन। कौन सी? नियासिन। किस कोएंजाइम के लिए? NAD और NADP के लिए। फिर आता है मेटल आयन। मेटल आयन क्या है? तो ये भी काम करते हैं, एक्ट एज कोफैक्टर। एक क्वेश्चन। दूसरा, मेटल आयन बाइंड करते हैं एंजाइम कहाँ? एट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की साइड चेन से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किससे किससे? सबस्ट्रेट से। एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल जिंक कोफैक्टर है किसके लिए? एक एंजाइम है, कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये प्रोटीएज एंजाइम है। तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसका नाम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, और इसके द्वारा इसको लिए कोफैक्टर का काम कौन करता है? तो आंसर देंगे जिंक। ठीक है, तो इस बात को हम लोग अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बच्चों। तो हम लोग अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है कि एंजाइम किसके बने होते? एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, या हम प्रोटीन कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां एक नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट किससे बाउंड कर जाता है? एंजाइम से, और उससे एंजाइम क्या हो जाता है? कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है। इस नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट का नाम कोफैक्टर है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा देखो, ऐसे केस में जिसमें कोफैक्टर होता है तो जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसका नाम क्या होता है? एपोएंजाइम। कितने प्रकार के कोफैक्टर होंगे? तो या तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में होगा, या तो कोएंजाइम के फॉर्म में होगा, या तो मेटल आयन के फॉर्म में होगा। ये पॉइंट पहले पढ़ लेंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है कब? जब कोफैक्टर को हम रिमूव करते हैं। कहां से? एंजाइम से। इससे टेस्ट होता है, इससे टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? कि कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब तीनों बातें अलग अलग देख लेते हैं हम लोग। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश मतलब अलग है बाकी कोफैक्टर से। किस मामले में? ये टाइटली बाउंड है। किससे? एपो एंजाइम से। टाइटली बाउंड है किससे? एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड है। जैसे एग्जाम्पल दिया है परऑक्सीडेज और कैटालेज, जो ब्रेक डाउन करता है किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। इस एंजाइम के लिए हीम क्या है? तो आंसर देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और हीम क्या हो जाता है? ये पार्ट ऑफ क्या? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका एसोसिएशन जो एपोएंजाइम से होता है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब है केवल कब होगा? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब एक्शन हो रहा होगा। कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट कोफैक्टर होते हैं बहुत सारे एंजाइम के लिए। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन। जैसे कोएंजाइम NAD हो, NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या कोएंजाइम NADP हो, इसमें विटामिन के नाम पर क्या पाया जाता है? नियासिन। बहुत सारे कोएंजाइम हैं जिसमें क्या चाहिए? मेटल आयन चाहिए फॉर देयर एक्टिविटी। मेटल आयन क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। किससे बनाएंगे? साइड चेन। किसकी? एक्टिव साइट। उसी समय एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। किससे? सबस्ट्रेट से। जिंक क्या है? इसी साल नीट में आया है, एक कोफैक्टर है। किसके लिए? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इस तरीके से बच्चों बायोमॉलिक्यूल चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर देंगे सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का। ठीक है बच्चों, बाय बाय।